Hello students, how are you? I hope you are well. आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बनाते चलते होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि जो पिछले वीडियोस हैं उनको मिस नहीं करना है, नहीं तो नए वाले जो भी लेक्चर होंगे वो अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत करेंगे। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेशन को, तो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे रिस्पिरेशन होता है उसको समझने के लिए आप एक बार फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से कोरिलेट करना है यहाँ पे। तो चलिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये अपर साइड वाला नासल पास है, ये माउथ कैविटी है, ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, और ये ट्रेकिया है जहाँ पे ये गले वाली जो हड्डियाँ गई हुई हैं, इनको हड्डी नहीं बोलते, कार्टिलेज बोलते हैं। तो उन्हीं में जो नीचे वाला होता है उसको ट्रेकिया बोलते हैं। और ये जो हमारे फेफड़े के ऊपर, लंग्स के ऊपर ये जो हड्डियों का ढांचा होता है इसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। और इसके नीचे होता है हमारा लंग्स, और इसके ऊपर जो होता है ये छोटी छोटी हड्डियां होती है, इसको रिब्स बोलते हैं। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज एक्चुअली बोलते हैं ये जो हमारा ये गले वाली कार्टिलेज आई हुई है, इसको रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। एक्चुअली इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं क्योंकि ये रिंग शेप्ड में होती है, तो इसलिए इसको रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तो जैसे ही लंग्स में आते हैं, तो लंग्स में आने के बाद हमको देखता है कि जहाँ से फर्स्ट ओपनिंग होता है, डिवाइडेशन स्टार्ट होता है इस रिंग ऑफ कार्टिलेज का, जो फर्स्ट जहाँ से ये डिवाइड करना शुरू करती है बहुत सारे ब्रांचेज में। तो जहाँ से पहला डिवाइड का रास्ता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर जो डिवीजन हुए, जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन ब्रांचेस को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। फिर इन ब्रोंकियोल से के टर्मिनल पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं। और फिर इन लंग्स के बीच में आप देखना, अपने हाथ से भी अगर थोड़ा सा आप अपने लंग्स के नीचे हल्का सा दबाओगे तो आपको एक गैप टाइप में मिलेगा। तो एक्चुअली वो डायफ्राम है। हम लोग सांस को अंदर खींचते हैं, मतलब ब्रीद इन करते हैं तो ये ऊपर साइड में जाता है, जब ब्रीद आउट करते हैं तो नीचे साइड में जाता है। तो अगर हम इतने से पोर्शन को, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो जूम करके देखने पे हमको दिखता क्या है कि यहाँ पे ये रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं और ये एल्वोलाई हैं। एल्वोलाई के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं एल्वोलाई के बगल में क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेन्स लगी होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी ये ब्लड वेन्स लगी होती हैं, ब्लड के लिए, ब्लड को सप्लाई करने के लिए बहुत सारी नसें लगी हुई होती हैं। और ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक स्ट्रक्चर जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th में दे रखा है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी जो भी लिखा हुआ है इसमें उन चीज़ों को आप लोग पढ़िएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ किस तरीके से रिस्पिरेशन ह्यूमंस में होता है, आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि रिस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो लोग बोलते हैं कि द प्रोसेस बाय विच टेकिंग इन द ऑक्सीजन एंड एग्जिट आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, द होल प्रोसेस इज नोन एज रिस्पिरेशन। जबकि ये टोटली रॉन्ग है। सांस को अंदर लेना उसको ब्रीद इन बोला जाता है, और सांस को बाहर छोड़ना ब्रीद आउट बोला जाता है। दे आर टू टर्म्स यूज्ड फॉर द इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लंग्स। इनको हम रिस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, बल्कि ये दो टर्म हैं, दो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो हम इनको रिस्पिरेशन नहीं कह सकते। तो फिर रिस्पिरेशन हम कहते किसको हैं, रिस्पिरेशन होता कैसे है, रिस्पिरेशन किस तरीके से इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं, चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग एनसीईआरटी को
जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की बुक खोलना और एक बार आप जो है लाइन टू लाइन पूरा पढ़ लेना, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे जहाँ के क्वेश्चंस हो, अगर आपने एक बार नोट्स अपना पढ़ लिया, जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लाइन टू लाइन, समझते हुए आपको चलना है। तो चलिए फिर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो रिस्पिरेशन होता क्या है? तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने के लिए, अगर आपने फोटोसिंथेसिस का वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ से जिसको यहाँ पे कोरिलेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं रिस्पिरेशन होता क्या है। तो रिस्पिरेशन को समझने के लिए जनरली हमको थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में समझना होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, सनलाइट लिया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को सॉइल से लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन जो बनी हुई है, इसको हम लोग इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। हम लोग नहीं, मतलब प्लांट्स जो है इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। और ये जो ग्लूकोज बना हुआ है, इन सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ जोड़ के कुछ ग्लूकोज को प्लांट अपने यूटिलाइजेशन के लिए रख लेते हैं, अपनी लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए, और बचे हुए ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में सेव करके अपने फ्रूट्स में रख लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस जब भी होगी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और उस ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाएगा। ये चीज़ें हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कनेक्शन किस तरीके से रिस्पिरेशन में है। तो अब इस फ्रूट को ह्यूमन बींग्स ने खाया। ह्यूमन बींग्स ने, हम लोगों ने जो फ्रूट्स प्लांट ने दिया था, उस फ्रूट को हमने खाया। अब इस फ्रूट में क्या है? स्टार्च है। उस स्टार्च के अंदर क्या होगा? बहुत सारे ग्लूकोज होंगे। तो अब इस जो फ्रूट को हमने खाया है उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? सलेवरी अमाइलेज, जो कि माउथ में प्रेजेंट सलेवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं सलाइवा, और सलाइवा में होता है सलेवरी अमाइलेज। ये सलेवरी अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में बना या प्लांट की बॉडी में बना, ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन के केस में अब ये ग्लूकोज बन गया। अब इस ग्लूकोज को तोड़ना है एनर्जी बनाने के लिए, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी एटीपी को बोला जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बोला जाता है। तो इस ग्लूकोज को एटीपी में बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पिरेशन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, the process by which glucose broken down into energy currency, that is ATP, the whole process is known as respiration। और ये जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस है ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ने की, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? तो हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट में गई थी, उसी ऑक्सीजन को ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करके ग्लूकोज से एटीपी बनाने के यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है, थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिखे हैं, एनसीईआरटी में क्लास 10th के नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नीट वगैरह के, जहाँ पे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। और जब ये ग्लूकोज टूटेगा, चूंकि ग्लूकोज को तोड़ना बहुत जरूरी है, तभी एटीपी बनेगा, और एटीपी ना रहने पे कोई भी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो एटीपी ही है, तो एटीपी को बनाना जरूरी है।
इस ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस चलती है पाइरूवेट में। पाइरूवेट जो होता है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो अगर 6 कार्बन के कंपाउंड को तोड़ा जाएगा 3 कार्बन के कंपाउंड में, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। अब जब ग्लूकोज को सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में तोड़ा गया तो 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बने और उसके साथ साथ एनर्जी बनी। वो एनर्जी होती है एटीपी। टोटल 2 एटीपी बनती है इस प्रोसेस में। नेट 2 एटीपी बनती है। बनती तो 4 है, लेकिन ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि किस तरीके से 4 एटीपी बनती है। 2 एटीपी को पहले यूज़ किया गया था तो उस काम में चला गया तो उनको छोड़ दिया गया, वापस नेट एटीपी देखा गया तो 2 एटीपी बनता है। अभी के लिए जो ग्लूकोज बना हुआ है बॉडी में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, उसको पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जाएगा और उस पाइरूवेट में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो एनर्जी बनेगी। तो ग्लूकोज से पाइरूवेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और ये प्रोसेस कंजर्व्ड है यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक। एनर्जी को बनाने के लिए ये ग्लाइकोलाइसिस, चाहे वो एक सिंगल सेल बैक्टीरिया हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट्स हो, सबके केस में एनर्जी को बनाने के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये कंजर्व्ड प्रोसेस है। सॉरी, एक ही प्रोसेस नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस वन ऑफ द मेजर प्रोसेस। तो ये यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक कंजर्व्ड है, मतलब सब में एक जैसी होती है। और इस ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, जिसमें 3 इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। फिलहाल ये चीज़ें, इतनी चीज़ें जो भी हैं ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नीट की प्रिपेयर कर रहे होंगे अभी से, तो उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट रहे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, इसको पाइरूवेट में कन्वर्ट किया गया। अब इस पाइरूवेट को फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसको और तोड़ा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। मतलब जो एनर्जी अभी ग्लूकोज से पाइरूवेट करने में बनी थी उससे भी और ज़्यादा एनर्जी बनानी है, तो पाइरूवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में वापस तोड़ दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, इसी पाइरूवेट को मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना ली जाएगी। मसल सेल्स में कभी कभी क्या होता है, क्रैम्प्स हो जाता है। तो क्रैम्प्स होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाती है। तो तत्काल में वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, एनर्जी की डिफिशियंसी है, तो उस कंडीशन में मसल सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाइरूवेट को तोड़ करके लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन कर देती हैं। और कुछ साइक्रोमाइसीज ईस्ट हैं, सेरेसी हैं वगैरह। तो ईस्ट के केस में भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या किया जाता है, इसी पाइरूवेट को तोड़ के एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, वापस एनर्जी बना ली जाती है। तो जो प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है उसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन, और जो प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में कभी बहुत सारे टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है मसल सेल्स में। तो एंड प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और ईस्ट के केस में अगर पूछा जाए तो एंड प्रोडक्ट है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एथेनॉल तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, 2 कार्बन का है। तो ये है कुछ पाथवे जो कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे। ग्लूकोज किस तरीके से डिफरेंट पाथवे से टूटता है और फिर उससे जो है कुछ सब्सटेंस बना के वापस जो है एनर्जी बना ली जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी है जो कि कार्बन
6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज को तोड़ के जो एनर्जी बनाई गई है, उस एनर्जी का यूज एटीपी बनाने में किस तरीके से किया जाता है। तो सेल, ये मान लो कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर सेल का कुछ प्लाज्मा होता है अपना। सेल के अंदर का जो प्लाज्मा है उसको क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों ने सेल के ऊपर वीडियो नहीं देखा है सेल ऑर्गेनेल्स पे, तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के अंदर का अपना जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एडीपी मॉलिक्यूल्स, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एडीपी बोल रहा हूँ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रीली, और बहुत सारे फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो ये एनर्जी बनी हुई है ग्लूकोज को तोड़ने के बाद, उस एनर्जी को, यहाँ पे एडीपी है और फॉस्फेट भी है साइटोप्लाज्म में, तो जो एनर्जी इसी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है पायरुवेट में, इसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, वहाँ पे पायरुवेट को फर्दर तोड़ा जा रहा है CO2 और वाटर और एनर्जी में। तो जो एनर्जी निकल रही है सेल के साइटोप्लाज्म में, उस एनर्जी को यूज कर लिया जाता है एडीपी के ऊपर एक फॉस्फेट जोड़ने में। तो एडीपी मतलब डाइफॉस्फेट है। अगर एडिनोसिन के ऊपर एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट लगा है तो एडीपी, अगर एडिनोसिन के ऊपर 3 फॉस्फेट लगा है तो एटीपी। तो अब चूंकि इसके पास 2 फॉस्फेट हैं, तो एक फॉस्फेट और यहाँ फ्री पड़ा हुआ है, तो इस फॉस्फेट को ये जो एनर्जी है पकड़ के जोड़ देगी एडीपी के ऊपर, तो यहाँ पे एटीपी बन गया। तो इस तरीके से सेल में एटीपी का फॉर्मेशन होता रहता है। चूंकि ये सेल के अंदर हो रही है ये प्रोसेस, और एनर्जी को यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। चूंकि ये सेल के अंदर ही ये प्रोसेस हो रही है, एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स इनसाइड, थर्मिक मतलब एनर्जी, तो सेल के अंदर जो एनर्जी को यूज करके एनर्जी मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब यहाँ पे कितनी एनर्जी जनरेट होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। चूंकि एडेनोसिन है, एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, और तीसरा फॉस्फेट जब इसके पास जुड़ेगा तो इसको जुड़ने में 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको देखा कैसे गया? जब हमने जो है एक्सपेरिमेंट करके इस एटीपी से टर्मिनल फॉस्फेट को जब ब्रेक किया, यहाँ बाहर निकाल दिया और वापस एडीपी बन गया, तो हमने देखा कि 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि जो एडीपी के ऊपर एक फॉस्फेट जोड़ने पे 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्लांट्स के केस में क्या होता है। इन प्लांट्स व्हाट हैपेंड इन रिस्पिरेशन, प्लांट्स के केस में रिस्पिरेशन में होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में इंटरकनेक्शन है। एक सबस्ट्रेट वहाँ से एक प्रोडक्ट बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से उसी प्रोडक्ट को वापस रिस्पिरेशन में यूज़ किया जा रहा है। तो एक बार जा करके आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, इसमें क्या है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जा रहा है, वाटर को लिया जा रहा है, सनलाइट को लिया जा रहा है, तो क्या बनाया जा रहा है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर दिया जा रहा है प्लांट्स के थ्रू। इसी ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है? रिस्पिरेशन भी हो रहा है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रिस्पिरेशन भी हो रहा है। तो रिस्पिरेशन में इसी ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा रहा है एनर्जी में और CO2 में। वापस इस CO2 को जैसे इन्वायरमेंट में छोड़ा जा रहा है, तो वापस इस CO2 का यूज क्या कर लिया जा रहा है? प्लांट यूज कर ले रहे हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है NCERT में, ड्यूरिंग डे CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis, so there is no CO2 released।
अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं हो रही है, इसीलिए बोलते हैं कि दिन में पौधों के पास बैठना बहुत, पौधों की छांव में या पौधों के बगल में बैठना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा निकलती है इन कंपेरिजन टू CO2। क्योंकि जो CO2 निकल रही है उस CO2 को वापस फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बना लिया जा रहा है प्लांट्स में। तो नाइट के केस में क्या होता है, रात को बोला जाता है कि पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो क्यों ऐसा बोला जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? रात में तो कोई फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा नहीं, क्योंकि रिस्पिरेशन तो चल ही रहा है, तो रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रहा है। चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं है, तो रात में CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप जो है पेड़ के बगल में सो रहे हैं तो क्या होगा कि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे, और आपके अंदर अगर CO2 गई, क्योंकि मूवमेंट कैसा होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। अगर आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न का भी वीडियो देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जहाँ पे गैसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो अगर पेड़ के नीचे आप रात को सो रहे हो तो वहाँ पे क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि रिस्पिरेशन चल रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो CO2 ज़्यादा है और हमारे बॉडी में CO2 कम है, तो CO2 हमारे बॉडी में मूव करना शुरू कर देगी, और अगर CO2 हमारे बॉडी में मूव की तो CO2 जो है हमारे लिए खतरनाक हो जाए, क्योंकि हमको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, CO2 को ज़रूरत है नहीं। इसके वजह से सफोकेशन हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट है कि एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा क्यों होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल से। जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक एनिमल से कम है। मछली है, आप देखेंगे वो जल्दी जल्दी अपने मुंह को खोलती बंद करती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उनका कंसंट्रेशन कम होता है। तो कंसंट्रेशन कम है और बॉडी में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के डिमांड ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिमांड है और बाहर ऑक्सीजन भी कम है पानी में, तो फिर जल्दी जल्दी ले करके फिर कंपनसेशन हम लोग मछलियां जो है करती हैं। कंपनसेशन का मतलब कि बाहर अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है और बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो वो जल्दी जल्दी पानी को अंदर ले करके अपने गिल्स के थ्रू उसको निकालते रहते हैं और वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। तो इस तरीके से वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। इस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम देखते हैं फाइनली किस तरीके से ह्यूमंस के केस में रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो इसको समझने के लिए मेजर ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। और लंग्स को बनाने वाली सेल्स का नाम एल्वोलाई। हार्ट को बनाने वाली सेल्स का नाम न्यूरॉन। न्यूरॉन्स किसको बनाती हैं? ब्रेन्स को। किडनी को बनाने वाली सेल्स का नाम नेफ्रॉन। लीवर को बनाने वाली सेल्स का नाम हिपैटोसाइट सेल्स। इसी तरीके से लंग्स को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो एल्वोलाई हैं। तो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर में समझने वाली बात यही है कि ये वाला इतना सा पोर्शन क्या है? रिंग ऑफ कार्टिलेज इसको बोलते हैं। और उसके बाद ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जहाँ से ये फर्स्ट डिवाइडेशन हो रहा है, जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। और उसके बाद ये जो ब्रांचेस निकली है यहाँ से अब इधर साइड में आई हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। और यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी लगी होती हैं। इन ब्लड वेसल्स का काम क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। लंग्स को बनाने वाली यूनिट जो सेल्स होती हैं उनको एल्वोलाई बोलते हैं, और इस एल्वोलाई का अपना बहुत ही ज़्यादा यूज़ है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से ह्यूमंस के केस में रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को, जो इतना सा स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम जूम करके देखें, थोड़ा बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखें, तो हमको दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस निकली हुई हैं। ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, एल्वियोलर सैक हैं, एल्वोलाई हैं ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि जिस टाइम हम लोग ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन का मतलब क्या हुआ कि हम सांस को अंदर खींचते हैं, तो हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देती है हमारे बॉडी में। तो नॉस्ट्रिल से होते हुए, माउथ से होते हुए, ऐसे ऐसे करके आ गई हमारे एल्वोलाई तक। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वोलाई में ज़्यादा हो गया, और ये मान लो कोई ब्लड वेसल है, इसके बगल में लगी हुई है। इस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से ऑक्सीजन मूव करेगी जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड में आता है, तो ब्लड में एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। अब ये ऑक्सीजन को बाइंड करके वापस लेके ब्लड का फ्लो स्टार्ट है, तो उस ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठा के लेके जा रहा है। तो अब ये ऑक्सीजन को लेके आया जहाँ पे भी, जिस ऑर्गन में, आपको पता है कि ब्लड वेसल्स हर जगह फैली हैं, पूरी बॉडी में फैली हैं, ब्लड का फ्लो भी पूरी बॉडी में हो रहा है। तो जैसे ही जहाँ पे ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो अब मान लो ये कोई ऑर्गन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आया, अब इस ऑर्गन में रिस्पिरेशन चल रहा है, तो ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनानी है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ दिया, और इस ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, आपको पता है। मान लो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का केस है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन गया और ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, और फिर पायरुवेट को लैक्टिक एसिड और एनर्जी और CO2 में बना दिया गया। लैक्टिक एसिड तो मसल्स में बनता है, यहाँ पे CO2 H2O प्लस एनर्जी बना दिया गया। तो अभी इस एनर्जी को तो यूज़ कर लिया जाएगा ATP बनाने के, और बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही हैं सेल के अंदर, तो वहाँ पे यूज़ कर लिया जाएगा। लेकिन ये बढ़े हुए CO2 को तो बाहर निकालना है, चूँकि ये ब्लड में ये CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब ये मूव करना शुरू करेगी। तो एल्वियोलाई के जैसे ही कांटेक्ट में आता है, तो CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा। और जैसे ही यहाँ पे मूवमेंट हुआ, तो अब जो है एल्वियोलाई में CO2 आ गई, और CO2 जो है धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं ब्रीद आउट। दिस इज द होल मैकेनिज्म अबाउट द रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी क्वेश्चंस आज तक इससे पूछे गए हैं, हीमोग्लोबिन के ऊपर पूछा गया है, और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्वेटिक एनिमल्स के केस में ब्रीदिंग रेट ज़्यादा क्यों होता है इन कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके केस में हमको पता है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इन्वायरमेंट में होती है, तो ऑक्सीजन को आराम से इनटेक किया जा सकता है, एक्सेल किया जा सकता है। जबकि वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड कंडीशन में बहुत कम होती है, इस वजह से जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है मछलियों को या एक्वेटिक एनिमल्स को। और दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होती है, डिजॉल्वेबल होती है वाटर में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजॉल्वेबल होती है वाटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर डिजॉल्व देन ऑक्सीजन इन द वाटर। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ब्रीद इन ब्रीद आउट को हम रिस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिस्पिरेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है जहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ के ATP बनाया जाता है। अगर ईस्ट में के केस में बनाया जाता है, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट के केस में एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी बनेगी। मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट को तोड़ करके एनर्जी बनाई जाएगी, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाई जाएगी।
जिसके फलस्वरूप CO2, वाटर और एनर्जी मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे और उस एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ATP बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। तो एक तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो सेल के इनसाइड एनर्जी को यूज़ करके एनर्जी करेंसी को बनाया जाए, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि एक ATP मॉलिक्यूल्स में जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है, अगर उस टर्मिनल फॉस्फेट को ब्रेक करे तो कितने किलो जूल पर मोल एनर्जी का रिलीजमेंट होता है। तो 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी की इलेबरेशन होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन में मेनली हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का हो। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो हमने देख लिया कि हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और तब तक के लिए नोट्स बनाते चलें, पढ़ाई करते चलें। समय बहुत कम है, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, आंसर दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।